गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रोबेबिलिटी के। इंक्लूड टेस्ट, जो हमने कल टेस्ट लिया था संडे को प्रोबेबिलिटी का। आई होप सबने टेस्ट दिया होगा अच्छे से। तो उसके जो जितने भी क्वेश्चन थे टेस्ट के वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड क्लास में एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स कंटिन्यूस और डिस्क्रीट इज गिवन बाय। ये एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है EX। क्या होता है EX? एक तो होता है किसके लिए? कंटिन्यूस के लिए, और एक होता है डिस्क्रीट के लिए। एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूस के लिए और डिस्क्रीट के लिए। क्लियर? कंटिन्यूस के लिए क्या होता है? कंटिन्यूस के लिए तो आता है इंटीग्रेशन के अंदर, और डिस्क्रीट के लिए आता है किसमें? समेशन के अंदर। तो अगर EX है तो क्या आएगा? देखिए x fx आ जाएगा। ये होता है ना, हमने किया था अपनी क्लास में। और समेशन के अंदर क्या आएगा? समेशन के अंदर आ जाएगा x fx। डिस्क्रीट के अंदर समेशन और कंटिन्यूस के अंदर इंटीग्रेशन। देखिए दोनों में से कौन सा मैच कर रहा है? कंटिन्यूस के लिए देखिए x fx समेशन के लिए, और x fx इंटीग्रेशन। तो ये है हमारा ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेशन यानी कि EX। इसको मीन भी बोलते हैं हम, मीन या एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय। देखिए मीन हमने भी पीछे वाले क्वेश्चन में बात की। क्या होता है मीन? EX। मीन को किससे लिखते हैं? EX से लिखते हैं। इसको मीन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय। अब वेरिएंस बताना है कि क्या होता है रैंडम वेरिएबल का। तो ये क्वेश्चन हम अपनी क्लास में कर चुके हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए मीन क्या होता है? EX होता है। वेरिएंस क्या होगा? EX का स्क्वायर माइनस में EX यानी कि मीन का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ से वेरिएंस पूछा गया है, तो वेरिएंस क्या आ जाएगा? EX का स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी राइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, मीन ऑफ ए कांस्टेंट ए इज। अब कांस्टेंट ए का मीन बताना है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकता है। कांस्टेंट ए का मीन, तो देखिए मीन क्या होता है हमारा? EX इंटीग्रेशन x fx होता है, हमें पता है। अब मीन किसका बताना है? ए का, यानी कि EA x की जगह क्या आ जाएगा? ए इंटीग्रेशन A fx। अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन fx dx। अब हमने किया था PDF के अंदर। PDF के अंदर क्या होता है? जो EX होता है हमारा, यानी कि EX नहीं सॉरी, यानी कि जो PDF होता है हमारा, PDF फंक्शन होता है ना, वो fx dx वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 1। तो a इंटू 1 किसके इक्वल आ गया? a के। तो जो मीन है वो किस कांस्टेंट a का क्या आ जाएगा? a ही आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर कोई a कांस्टेंट का मीन पूछा है तो a आ जाएगा। वैसे भी हमें पता ही है कि अगर कोई कांस्टेंट a है उसका मीन क्या होगा? a ही होगा, क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही नंबर का मीन a वही होगा, सेम नंबर। हम वैसे भी कर सकते हैं इसको, और इस फार्मूले से भी ऐसे निकल जाएगा आपका ये आंसर। क्लियर हुआ? मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट एज। अब पूछा क्या है? वेरिएंस किसका? क्वेश्चन कांस्टेंट ए का। तो देखिए मीन की बात कर चुके हैं, अब वेरिएंस की बात करेंगे। तो वेरिएंस हमारा क्या होता है? EX स्क्वायर
माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। अब पूछा किसका है, ए का, तो ई ए स्क्वायर माइनस ई ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर ए का मीन अगर ए है तो ए स्क्वायर का मीन कितना होगा, वो भी ए स्क्वायर ही होगा। ये तो ई किसको दिखाता है, मीन को। अगर सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ कि अगर हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया कि ए का जो मीन है वो क्या है, ए है। अगर ए स्क्वायर की मीन की बात करें तो वो भी ए स्क्वायर ही होगा ना। अगर ए क्यूब के मीन की बात करें तो वो भी ए क्यूब ही होगा। चलेंगे मीन तो सेम ही रहना है क्योंकि एक ही टर्म है। तो ए स्क्वायर का मीन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब ई ए का मीन क्या होता है, ए होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया, 0। यानी कि इसका वेरिएंस क्या है, 0 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, यानी कि ए का। एंड मीन ऑफ ए क्या होता है, ए। मीन ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर। मीन ऑफ ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब। क्लियर हुआ। तो ई ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर, ई ए की वैल्यू ए, और उसका ऊपर स्क्वायर पड़ा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 0 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब एक्सपेक्टेशन की हम बात कर चुके हैं। क्या होता है एक्सपेक्टेशन हमारा, एक्स एफ एक्स, यही होता है। अब समीशन क्या है तो लगा देंगे, समीशन है तो सभी का करना पड़ेगा। अब x क्या है देखिए 0, एफ एक्स 1/6 प्लस x कितना है 1, एफ एक्स 2/6, फिर x कितना है 2, एफ एक्स 2/6, x कितना है 3 और एफ एक्स कितना है 1/6। तो ये तो 0 ही हो गया, ये हो गया 2/6, ये हो गया 4/6 और ये हो गया 3/6। तो 2 4 6 प्लस 3 9, ये हो गया 9/6। कितना आ गया 1 3 शेष, तो 1.5। तो कितना आ गया 1.5 आ गया। क्लियर। ऐसे निकालना है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होता है, x इंटू एफ एक्स। अगर डिस्क्रीट की बात करें तो समीशन, अगर कंटिन्यूस की बात करें तो इंटीग्रेशन। अगर यहीं पे लिखा होता कि रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकालो, निकालना कहाँ होता, 0 से लेके, यानी कि 0 से लेके x कितना दिया होता है 5 दिया होता, तो फिर हम लगाते इस पे इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया ना। ये कौन सा फंक्शन है, डिस्क्रीट फंक्शन है, जो कि तोड़ के दिया हुआ है, ब्रेक किया हुआ डिस्क्रीट। अगर ऐसे दिया होता तो कंटिन्यूस फंक्शन होता, तो हम इंटीग्रेशन करते क्योंकि इसमें सभी नंबर आ जाते, फ्रैक्शन भी आ जाती, रियल नंबर सब कुछ आ जाता। लेकिन अब ब्रेक करके दिया हुआ है तो ये डिस्क्रीट के लिए क्या लगाते हैं, हम समीशन लगाते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स इज इक्वल टू एन पी क्यू इज फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन। कि ई एक्स एन पी क्यू किस में होगा। ई एक्स क्या होता है हमारा मीन, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, मिस्टेक है, यहाँ पे ओनली एन पी आएगा। हम मीन पूछा है एन पी, मीन एन पी किस में होगा, बाइनोमियल में। मीन एन पी किस में होगा, बाइनोमियल में। ई एक्स तो हमारा मीन होता है ना, तो मीन किस में होगा, बाइनोमियल में, एन पी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन। ई एक्स क्या होता है मीन, और मीन कितना दिया हुआ है लैम्डा। तो मीन लैम्डा किस में होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। हमने किया था ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया था, तो उसमें हमने बताया था जो मीन होता है वो m होता है, और इसका जो वेरिएंस होता है वो भी m होता है। और मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस होता है, रूट ऑफ b। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर वेरिएंस की बात करें तो वो होता है एन पी क्यू, वेरिएंस एन पी क्यू होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट ऑफ एन पी क्यू। और एक और रिजल्ट होता है क्या, कि मीन ऑलवेज ग्रेटर होता है वेरिएंस से। तो ये 4 MCQ यहाँ पढ़े हैं और 4 MCQ आपके यहाँ पढ़े। एक MCQ से हमने 4 MCQ बना दिए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज 0.4 फाइंड मीन एंड वेरिएंस। अब प्रोबेबिलिटी क्या है हिटिंग द टारगेट यानी कि P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब कितनी बार टारगेट हिट किया उसने कोई बात नहीं करी, इसका मतलब उसने एक ही बार टारगेट हिट किया है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर उसने एक ही बार हिट, उसने कुछ कह नहीं रखा हमें, तो उसने एक सीधा दे रखा, तो इसका मतलब उसने एक ही बार हिट किया है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि हिटिंग द टारगेट कितनी है 0.4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालते हैं हम, क्यों हमें पता है कैसे निकलता है 1 माइनस पी, क्योंकि P प्लस क्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, यहाँ से क्यू निकालेंगे 1 माइनस पी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। क्लियर। अब पूछा क्या है उसने, मीन क्या होता है m, मीन होता है हमारा NP। अब n की वैल्यू कितनी 1, P हमारा 0.4, तो मीन तो आ गया हमारा 0.4। फिर पूछा क्या है उसने वेरिएंस हमारा क्या होता है NPQ। अब n की वैल्यू कितनी 1, P की वैल्यू कितनी 0.4, Q की वैल्यू 0.6, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका क्या आएगा 0.24 यानी कि 0.24। तो देखिए मीन 0.4, वेरिएंस 0.24, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए बम ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेस, देखिए एक कोई बम ड्रॉप किया गया है किसी प्लेस से, विल स्ट्राइक द टारगेट इज 60%, उसकी टारगेट स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है उसकी P, यानी कि P को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिखते हैं 60%, तो 60 की प्रोबेबिलिटी बनाएंगे यानी कि 60 डिवाइड बाई 100, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सक्सेस की। इफ़ 10 बम आर ड्रॉप, अब दे रखा है उसने 10 बम ड्रॉप की हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे दी उसने, अब 10 दे दी। अब P क्यों निकाल लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इतनी है तो वो कितनी आ जाएगी 1 माइनस P, फेलियर की 1 माइनस 60 बाई 100, तो ये आ जाएगी 40 बाई 100। क्लियर हो यहाँ तक। हमें P दे रखा था, n दे रखा था, हमने Q निकाल दिया। अब जैसे ही Q आ गया, अब निकालना क्या है मीन क्या होता है NP, और जल्दी से आंसर बता दीजिए n 10, P कितना 60 बाई 100, तो 0 से 0, आंसर आ गया 6। क्लियर। अब पूछा क्या है एक और, वेरिएंस क्या होता है NPQ, n कितना 10, P कितना 60 बाई 100, Q कितना 40 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया 0.4 आ गया। देखिए मीन आया 6, बैलेंस आया 0.4, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया हमारा। क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से ये सिंपल क्वेश्चन है, बस अब हमने को इसको समझने की ज़रूरत है सिर्फ। क्लियर, मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन एंड वेरिएंस फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको लर्न करने के लिए ही है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना है नहीं सिलेबस में अपने, तो सिर्फ इसका एक क्वेश्चन मिला मुझे जो मैंने डाल दिया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है कि जो मीन है एंड वेरिएंस है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या होगा। तो मीन जो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है 0 एंड वेरिएंस होता है 1। क्लियर। मीन कितना होता है 0 एंड वेरिएंस कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट हो जाएगी, मीन 0 वेरिएंस 1। क्लियर, ये आपको लर्न करना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा। अब लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा देखते ही समझ जाइए क्या पूछा है उसने, मीन, क्योंकि लैम्डा किस में मीन होता है, पॉइजन में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा मीन होता है, तो इसका मतलब उसने लैम्डा पूछा है तो मीन पूछा है। फिर इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन वाइस कॉइन टॉइस एज 3/4, देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उसने सस की 3/4। कॉइन कितने टॉस किए हैं 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6। अब q निकालना है तो निकाल लो, वरना उसकी जरूरत नहीं है। q कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4। लेकिन हमें तो सिर्फ लैम्डा पूछा है। लैम्डा क्या होता है, मीन कितना होता है NP, n की वैल्यू 6, p कितना 3/4, तो कितना आ गया 18/4। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी हमारी राइट। क्लियर।
सिर्फ मीन पूछा था तो मीन NP हमने निकाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ टॉसिंग 8 कॉइन। अब 8 कॉइन टॉस किए हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एक कॉइन टॉस करेंगे, जब हमने एक कॉइन फेंका तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी आ जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आ जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही आनी है हर केस में, हेड के केस में भी टेल के केस में भी। तो अगर क्यू ले लें हम फेलियर की तो वो भी 1/2, चाहे आप सक्सेस को 1/2 बोलो चाहे फेलियर को 1/2 बोलो, एक ही बात है। हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, तो आप सक्सेस और फेलियर किसी को भी बोल सकते हो। 1/2 आ गई दोनों की। अब मीन पूछा है, मीन हमारा क्या होता है NP, तो 8 NP कितना 1/2, तो कितना आ गया कट करके 4, तो मीन आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। क्लियर। 10th क्वेश्चन है मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम। बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले क्या होता है मीन, कितना होता है लैम्डा, जब मीन को एम भी बोल सकते हैं हम। फिर वेरिएंस वो भी कितना होता है लैम्डा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि रूट ऑफ लैम्डा। अब देखिए मीन भी लैम्डा वेरिएंस भी लैम्डा, इसका मतलब मीन वेरिएंस के इक्वल है, मीन वेरिएंस के इक्वल है। तो पूछा क्या उसने मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेम, तो यस सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा ट्रू। लेकिन अगर बात करें किसकी, बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है वेरिएंस से। क्लियर। मीन क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर होता है वेरिएंस से। देखिए फॉर्मूला भी किया था हमने उसका, एक बाइनोमियल का रिवाइज करवा देता हूँ। Px = x क्या होता है NCx P की पावर x Q की पावर n-x, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। सॉरी वेरिएंस का नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर। NCx P की पावर x Q की पावर n-x। अगर हम वही बात करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसका फॉर्मूला आता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइड बाय में x फैक्टोरियल। ये होता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। आप यहाँ पे लैम्डा की जगह n भी बोल सकते हो, e की पावर माइनस m, m की पावर x और x फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। साथ साथ मैं आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा लगेगा, देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा जो वेरिएबल वाला मेथड है वो लगेगा। देखिए गॉसियन हमने नहीं सुना, रेले नहीं सुना, एक्सपोनेंशियल नहीं सुना, तो कौन सा सुना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की हम बात करें तो इनमें से कौन सा मेथड लगेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। पॉइजन लगता कौन सा है बाइनोमियल भी, लेकिन अपने को ऑप्शन में क्या दिया हुआ है पॉइजन, तो इसलिए हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। बाइनोमियल और पॉइजन कभी इकट्ठे नहीं आएंगे ऑप्शन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया अंडर कंडीशनल कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन। अब डेंसिटी फंक्शन PDF हमने किया था, PDF हमने क्या किया था, तो क्या लिखा था उसको f(x) dx = 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बताई थी 1। तो ये क्या होता है, हम इसको चाहे एरिया अंडर कर बोल लें, जब PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल लें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसको एरिया अंडर कर भी बोल सकते हैं और PDF फंक्शन की वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो क्या आएगी वो 1 आएगी। क्लियर। और आज हमने इसका यूज भी किया था हमारे क्वेश्चन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट MEE क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, नथिंग कॉमन। देखिए अगर हम लेते हैं कोई डाइस में हम पहले लेते हैं 1 2 3, क्यू में ले लेते हैं हम 4 5 6। अब ये आपस में क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर हम ओड इवन की बात करें, अगर किसी डाई को फेंक के हमने पहले सेट बनाया किसका इवन का 2 4 6, फिर हमने सेट बनाया ओड का 1 3 5। अब ये दोनों सेट आपस में क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग टू बी कॉमन। और इसको लिखेंगे कैसे, A इंटरसेक्शन B। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं ना उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है 5 होती है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इंटरसेक्शन की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की
वो क्या होती है 0, क्योंकि फाई की प्रोबेबिलिटी तो क्या होएगी 0 होएगी। तो हमने तो सिर्फ बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से हैं। तो कंटेन ऑल सैम्पल पॉइंट, नो। कंटेन ऑल कॉमन सैम्पल पॉइंट, नो। डज नॉट कंटेन एनी सैम्पल पॉइंट, नो। डज नॉट कंटेन एनी कॉमन सैम्पल पॉइंट, क्योंकि उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। वैसे तो होंगे उसमें कोई ना कोई पॉइंट, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, कॉमन नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी राइट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जी इफ एच डिनोट द इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखिए कुछ जी तो वैसे प्रोबेबिलिटी है, एच उसका क्या है, जी का कॉम्प्लीमेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए अगर हमने किया था रिजल्ट कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि जहाँ पे दोनों जी एच बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि जिन्होंने एच बोल रखा है, क्या होता है वो 1 होता है। यानी कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 होता है। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब पी ए की जगह दे रखा है पी जी और पी इसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है एच। अब उसने पूछा क्या है, हमें पी जी पूछा है कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट एच दिया हुआ है तो पी जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे। तो पी जी हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस पी एच, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। तो कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, पी जी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एच। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेरिएबल दैट कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 2 गिवन पॉइंट इज कॉल्ड। अब एनी वैल्यू कि कोई भी वैल्यू दे सकता है 2 पॉइंट के बीच में। मैं लिख दूँ 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। अब इसके अंदर तो कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इंडेफिनेट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है, रियल नंबर, फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकते हैं, मैन। तो ये कौन सा फंक्शन होता है हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हमने किया था ना कि अगर ऐसे करके लिखा हो तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस। कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कुछ भी ले सकते हैं हम, पॉइंट 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.1, कुछ भी ले सकते हैं 1 से 2 के बीच में। तो ये कौन सा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट तो ब्रेक होता है। मैं लिख दूँ 1 2 3। अब मुझे पता है मैंने 1 2 3 ही लेने हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं ले सकता। तो ये मैंने इनको बांध दिया तो ये कौन सा होगा, डिस्क्रीट हो गया। क्लियर। तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए वेरिएबल कैन सर्टन इंटीजर वैल्यू, सर्टन दी हुई है, मतलब दिया हुआ है उसने 1 2 3 कोई सर्टन वैल्यू दे दी, तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, डिस्क्रीट फंक्शन हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसकी बी राइट हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि किसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर बात कर रहा है एनी वैल्यू की, हम कुछ भी ले सकें, तो वो होता है कंटिन्यूस। अगर बात करें सर्टन इंटीजर वैल्यू की, तो वो होता है हमारा डिस्क्रीट। क्लियर, ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय। अब डिस्क्रीट आ गया तो इसका मतलब समीशन पक्का। पहले बात तो ये ध्यान में आना चाहिए, अगर डिस्क्रीट आते ही क्या हो जाएगा, समीशन। फिर बात कर रहा है एक्स की, एक्स का मतलब ई एक्स। अब एक्स का निकालना है ई एक्स, तो समीशन कैसे लिखा था, एक्स एफ एक्स। क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, ई एक्स की एक्स एफ एक्स। कौन सा ऑप्शन राइट है, लेकिन उन्होंने पी एक्स लिख रखा है, तो फंक्शन आप पी एक्स कर लो चाहे एफ एक्स कर लो, वो तो एक ही बात है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स पी एक्स। लेकिन आएगा किस में, समीशन में। अगर यहीं पे आपको इंटीग्रेशन में दिया होता एक्स पी एक्स, तो ये किसके लिए हो जाता, कंटिन्यूस के लिए। अगर कंटिन्यूस की पूछ लेना तो फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर एक्स पी एक्स। क्लियर। और इसकी अगर वैल्यू पूछ ले तो वो होती है 1, यानी कि एरिया अंडर कर्व। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक्स इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए आ गया ना भाई क्वेश्चन दोबारा। अब कंटिन्यूस आ गया तो किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेशन की। बाकी सब सेम, एक्स और पी एक्स। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डिस्क्रीट में समीशन, कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन। रह जाएगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विच वन इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या नहीं पॉसिबल, ये पूछा उसने।
प्रोबेबिलिटी 1 हाँ हो सकती है। किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 ही तो होती है। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, किसकी, इम्पॉसिबल इवेंट की। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 0 ऑप्शन में नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है किसी इवेंट की और 1 भी हो सकती है। एक्स पी एक्स की वैल्यू हाँ 3 हो सकती है। कोई ऐसी वैल्यू जरूर होंगी जिसका एक्स पी एक्स यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बनती होगी, 3 बनती होगी, क्यों नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हाफ हो ही सकती है। अगर हम एक कॉइन टॉस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछें तो वो 0.5 ही तो होती है, तो जिनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो सकती है, राइट है ये भी। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती और एक प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं होती, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी किसमें, 0 और 1 के बीच में। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट। उसने पूछा क्या था, नॉट पॉसिबल तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबल ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ex इज इक्वल टू 2, ez इज इक्वल टू 4, ez माइनस x पूछा है। तो एक रिजल्ट होता है बहुत अच्छा, क्या, ez माइनस x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ez माइनस ex। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ez माइनस ex। अब ez हमारा कितना 4, ex कितना 2, तो 4 माइनस 2 2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी हो जाएगी राइट। क्लियर है क्वेश्चन। 4 माइनस 2 2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर 2 इवेंट। देखिए ए एंड बी 2 इवेंट दे रखे हैं, पी नोट ए। अब क्या दिया हुआ है, पी नोट ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.4। अब पी नोट ए दिया हुआ, आगे जाने से पहले ना आप क्या कर लो, पी ए भी निकाल दो। पी ए क्या आता है 1 माइनस पी नोट ए, कितना 1 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा 0.6। यहाँ तक आ गया, पी ए आ गया, पी नोट ए आ गया। अब आगे चलते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब दे रखा क्या है, एक पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, कितना 0.2। तो पूछा क्या है, देन पी ए इंटरसेक्शन बी बार यानी कि बी नॉट, ये पूछा है हमें। क्लियर, ये पूछा है। इस चीज़ को करने से पहले मैं आपको एक 2 रिजल्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आएंगे रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है कि हमें दे रखा हो पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, तो इसका मतलब होता है ओनली ए, यानी कि ए के ऊपर नोट नहीं है, बी के ऊपर नोट है, तो ओनली ए। अब ओनली ए कैसे निकालेंगे, अगर हम पी ए ले लें, उसका इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, अगर ओनली पी ए ले लें, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, उसका इंटरसेक्शन। समझ आया, नहीं आया। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, वन डायग्राम। ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है उन दोनों का इंटरसेक्शन। अगर मुझे सिर्फ ओनली ए चाहिए यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, तो मैं इस पूरे में से क्या कर दूंगा, ये वाला इनका दोनों का कॉमन पार्ट माइनस कर दूंगा। देखिए ये पूरा तो ए नहीं है ना, पूरा ए क्यों नहीं है, क्योंकि इस दोनों में क्या आ रहे हैं, बी के भी कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, इनके कॉमन पार्ट भी आ रहा है। अगर मुझे ओनली ए चाहिए यानी कि इतना, देखिए अगर मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, पी ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा जे पोर्शन। अगर इस पोर्शन को इंक्लूड करूँगा तो वो तो पूरा बन जाएगा, क्योंकि इसमें बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए पी ए ये होता है। अगर यहीं पे हम बात करें किसकी, पी ए नोट इंटरसेक्शन बी, अब इसका मतलब क्या हो गया, ओनली बी। अब ओनली बी कैसे निकालेंगे, बी में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, इंटरसेक्शन को। देखिए मुझे चाहिए ओनली बी, अब मुझे चाहिए ओनली बी यानी कि ये पोर्शन चाहिए मुझे, सिर्फ इतना पोर्शन जो कॉमन नहीं है। तो इस पूरे बी में से मैं क्या करूँगा, ये वाला कॉमन पार्ट हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा ओनली बी। अगर ओनली ए की बात आए तो पी ए माइनस इंटरसेक्शन, ओनली बी की बात आए तो पी बी माइनस इंटरसेक्शन, याद आ जाएगा।
तो ये 2 रिजल्ट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, हम पी ए निकाल पी नोट दे रखा था, पी ए हम निकाल चुके हैं 0.6 आया है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया हुआ है कितना 0.2। पूछा क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी नोट क्या लिखा था अभी, ओनली ए मतलब पी ए माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो पी ए कितना दिया हुआ है हमें 0.6, इसकी वैल्यू पुट कर दो। इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 0.2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से बोलो 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ऐसे करना है। 2 रिजल्ट आपको याद रखने हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट यानी कि ओनली ए, पी ए माइनस उस दोनों का इंटरसेक्शन। अगर यहीं पे ए के ऊपर नोट होता, बी ऐसे होता, तो उसका मतलब होता ओनली बी, तो पी वी माइनस इंटरसेक्शन। क्लियर? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट पी ए दे रखा है हमें कितना, नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है 1/5। पी ए और बी, और यहाँ पे भी 2 कंसेप्ट हैं, ठीक है। और किसको दिखाता है, यूनियन को, एंड किसको दिखाता है, एंड दिखाता है हमारा इंटरसेक्शन को। ये भी आपको ध्यान रखना है, और किसको दिखाएगा यूनियन को, एंड किसको दिखाएगा इंटरसेक्शन को। अब देखिए पी ए और बी यानी कि यूनियन दे रखी है पी ए यूनियन बी कितना 1/2, पी बी कितना दिया हुआ है पी। क्लियर? फॉर वेट वैल्यू ऑफ पी ए एंड बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी वी, ये होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं इस कंसेप्ट को। क्लियर? अब हमें यूनियन दिया हुआ है, तो क्या हम इस पर एडिशन थ्योरम लगा देते हैं। एडिशन थ्योरम क्या थी हमारी, पी ए यूनियन बी क्या होती है, पी ए प्लस पी बी माइनस में क्या इंटरसेक्शन। देखिए जी हमें क्या कह रहा है, हमें इंटरसेक्शन की तो वैल्यू ही नहीं पता। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसने एक चीज़ साथ में दे दी, क्या कि ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम इंटरसेक्शन की जगह क्या यूज कर लेंगे, इस वैल्यू को यूज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस में आ जाएगा पी ए इंटू पी बी। क्लियर? ज़्यादा क्लियर हुआ? अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पी ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है हमें 1/2, फिर पी ए कितना दिया हुआ है 1/5, पी बी कितना दिया हुआ है पी माइनस पी ए कितना दिया हुआ है 1/5, पी बी कितना दिया हुआ है पी। सॉल्व कर लेंगे 1/2, इस 1/5 को इधर ले आएंगे, माइनस का 1/5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5p माइनस 1p, 4p डिवाइड बाय में 5। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10, तो ये होगा 5 माइनस 2 3/10, 3/10 हो गया। इधर कितना पड़ा है 4p/5। अब 5 से क्या कैंसिल, 2 कैंसिल। अब 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आपको आती है ना, तो ये हो जाएगा 3/8। तो ओनली p इक्वल टू 3/8 पे क्या होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे। हमें बताना था इंडिपेंडेंट कब होंगे, p की क्या कौन सी वैल्यू पे इंडिपेंडेंट होंगे, तो p की 3/8 वैल्यू पे ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, 3/8 ओनली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इफ ए एंड बी आर टू सच इवेंट, पी ए दे रखा है 0.2, पी बी दे रखा है 0.6, पी ए बाई बी दे रखा है 0.2, पी ए डिवाइड बाई में बी नोट पूछा है, ये पूछा है हमें। देखिए पी ए डिवाइड बाई बी नोट क्या होता है, ये पी ए कंडीशनल थ्योरम में आती है,
बी नोट के साथ इंटीग्रेशन डिवाइड में होता है पी वी नोट। इतना आ गया। देखिए ये स्टेटमेंट है ना, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा। क्या आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा। ए एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में पता ही हमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट में होता है पी ए। अब इंटरसेक्शन किस में आ जाएगा, पी ए इंटू पी वी नोट डिवाइड बाय में पी वी नोट। तो पी वी नोट से पी वी नोट कैंसिल, किसके आ जाएगा, ओनली पी ए के इक्वल ही आ जाएगा अगर इंडिपेंडेंट है। तो पी ए कितना है हमारा 0.2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 0.2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट है ना उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट अकरनेस ऑफ ए इम्प्लाइज अकरनेस ऑफ बी। क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझो कि अकरनेस ऑफ ए इम्प्लाइज अकरनेस ऑफ बी, यानी कि ए की जो अकरनेस है वो किस पे इम्प्लाइज हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है। यानी कि ए बी में है, ए की अकरनेस किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रही है। वट नॉट वाइस वर्सा नहीं है कि बी ए के अंदर ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी की क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, किससे, प्रोबेबिलिटी ए से। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, बी। क्योंकि बी के अंदर ए है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, पी ए से। दोनों की इक्वल भी आ सकती है, हो सकता है दोनों सेम हो, लेकिन बी ग्रेटर हो सकता है, ए कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो पी बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, पी ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए कंटेन बी, बी कंटेन ए। अब ए कंटेन कर रहा है बी में, बी कंटेन कर रहा है ए में, ए बी में, बी ए में। कंटेन कब करेंगे ये, तभी करेंगे जब क्या होगा, ए इक्वल टू बी होगा। अगर ए इक्वल टू बी है तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट 1/3, 1/4, 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हम हमें निकालनी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व निकालना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व तो हम निकालेंगे कैसे, 1 माइनस प्रॉब्लम नेवर सॉल्व, 1 माइनस प्रॉब्लम नेवर सॉल्व, ऐसे निकाल लेंगे। तो 1 माइनस नेवर सॉल्व का मतलब पी नोट ए ने भी नहीं किया, नोट बी ने भी नहीं किया, पी नोट सी। अगर हम 1 में से नेवर वाला निकाल लें तो सॉल्व्ड की आ जाएगी। तो 1 माइनस पी नोट ए कितना हो जाएगा, 2/3, फिर बी नोट 1/4, फिर 4/5। तो ये कितना हो गया, ये था 3/4, 3, 4, ये आ गया 1 माइनस 2/5। लेकिन हमें तो निकालनी किसकी है, सॉल्व की। तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चांस दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। अब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 360 डेज होते हैं। उसमें 52 वीक तो पूरे होते हैं हमारे, और 2 डेज़ क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। अब 2 डेज़ में से क्या चाहिए, अब हमें 52 वीक में से 52 संडे तो मिल जाएंगे, सिर्फ हमें एक और संडे चाहिए 53 संडे बनाने के लिए। अब डे 2 हैं, इन 2 डेज़ में से सिर्फ हमें एक संडे चाहिए, लेकिन टोटल डेज कितने होते हैं, 7। तो 2 में से एक चाहिए, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/7। लेकिन 2 में से हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक डे संडे चाहिए, और टोटल डेज कितने हैं, 7। टोटल के 7 हम, और हमारे पास पॉसिबल कितने हैं, 2। तो क्या आ जाएगी 2/7। अगर यहीं पे लीप ईयर की जगह क्या लिखा होता, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, 365, जिनकी 52 वीक एंड 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे। अब हमें 52 वीक में से 52 संडे तो मिल ही जाएंगे, सिर्फ हमें एक संडे चाहिए, 7 में से सिर्फ एक संडे चाहिए, और वही एक्स्ट्रा दिन है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/7। क्लियर। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी लीप ईयर का क्वेश्चन। अब ये आ गई हमारी बेस थ्योरम।
ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी हो ना समझ लेना वो बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, ए फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 मशीनें, 2 फैक्ट्री हैं 1 एंड 2। जो फर्स्ट है वो 40% प्रोड्यूस करती है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं फर्स्ट की 40/100 PI, फर्स्ट की आ गई। सेकंड कितनी करती है 60%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सेकंड मशीन की 60/100। क्लियर। फर्दर 4% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन फर्स्ट आर डिफेक्टिव। देखिए फर्स्ट मशीन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम, मशीन तो फर्स्ट है, क्या प्रोड्यूस करती है डिफेक्टिव, कितने 4%, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/100। फिर 5% प्रोड्यूस बाय मशीन सेकंड आर डिफेक्टिव। अब मशीन तो कौन सी है सेकंड, प्रोड्यूस क्या करती है डिफेक्टिव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/100। एन आइटम इज ड्राउन एट रैंडम। अब एक आइटम निकालती हमने, इफ़ द ड्राउन आइटम इज डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि PD निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे PD क्या होता है, अगर हम फर्स्ट मशीन लेते हैं तो फर्स्ट मशीन में डिफेक्टिव, यानी कि फर्स्ट मशीन में डिफेक्टिव, प्लस अगर हम लेते हैं सेकंड मशीन, और सेकंड मशीन के अंदर क्या डिफेक्टिव, फर्स्ट मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी 40/100, फर्स्ट मशीन में डिफेक्टिव कितना 4/100, प्लस फर्स्ट मशीन की सेकंड मशीन की प्रोबेबिलिटी कितनी 60/100, और 60 सेकंड मशीन में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी 5/100। ये कितनी 0 से 0 कैंसिल, नहीं सॉरी हम कैंसिल मत करो ना, ऐसे ही रख लो। तो ये जाएगा 160, ये होगा 300, तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाय में 10,000। ये आ गई हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की, यानी कि PD आ गया हमारा। ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये होती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बात किसकी कर रहा है वो आगे बेस थ्योरम पे एक और क्वेश्चन पूछा उसने, अगर हमें इतना पूछा हो तो हम बस यही निकाल के छोड़ देंगे, ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। लेकिन उसने आगे भी पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन सेकंड, कि डिफेक्टिव तो हमें मिल गई लेकिन प्रोड्यूस किसने की है सेकंड मशीन ने की है, तो P सेकंड बाई D। अब बेस थ्योरम हमने की थी, इसका उल्टा कर देते हैं हम, DY सेकंड इनटू में इसके नीचे कौन है सेकंड, तो P सेकंड यानी कि सेकंड मशीन, और इसके नीचे कौन है D, तो डिवाइड बाय में PD। अब DY सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/100, और D सेकंड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 60/100, डिवाइड में क्या पड़ा है हमारे पास PD, तो PD की प्रोबेबिलिटी कितनी है 46/10,000। देखिए इससे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा, ये कितना हो गया 300 डिवाइड बाय में 460, 0 से 0 कैंसिल, 2 पे कट किया 15, 2 पे कट किया 23, तो इसका आंसर आ जाएगा C 15 डिवाइड बाय 23। ऐसे करना है बेस थ्योरम का क्वेश्चन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है E एंड F आर इवेंट ऑफ सैम्पल स्पेस इफ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इफ PSYF इज इक्वल टू PFYF देन वैल्यू ऑफ SYF। तो PSYF निकालना है, किसके को दे रखा है PFYF के, तो PFYF पे लगा दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगी F इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय में PF। अब F का इंटरसेक्शन F के साथ क्या होगा F ही होगा, तो ये आ जाएगा PF डिवाइड बाय में PF, PF से PF कैंसिल, आंसर इज 1, तो ऑप्शन नंबर C राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है E एंड F इवेंट दे रखे हैं, PE दे रखा है, PF दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, EYF निकालना है, तो PEYF निकालना है हमने, तो PEF कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे इस पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है PEYF कितना होता है हमारा PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय में
PF, यही होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन दे रखा है कितना 0.2, PF दे रखा है कितना 0.3, तो ये कितना आ जाएगा कट करके 2/3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट फेस ऑन द कॉइन्स। देखिए दो कॉइन टॉस किए तो केस क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, टोटल कितने 4 केस। अब पूछा क्या उसने कि दोनों फेस पे डिफरेंट फेस होने चाहिए, तो दोनों डिफरेंट फेस कौन से हैं HT TH, तो दो किसके हो गए डिफरेंट के, टोटल कितने 4, तो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ E and F आर टू इवेंट विद द सेम सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन PE/F पूछा है, तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। PE/F क्या होता है हमारा, P इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय में जो नीचे होता है PF। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो PF क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए PF क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा राइट, डी, PF नॉट 0, P इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय PF। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, ये फिर से बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो इट मीन्स ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए करते हैं हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन को। ए कप बोर्ड है 4 रेड एंड 4 ब्लू कारपेट। कोई एक कप बोर्ड है, उसके अंदर क्या है 4 तो रेड हैं, ज़्यादा ही ब्रेक हो गया, और 4 ही ब्लू हैं, तो इसको हम BL से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एक B कारपेट भी दिया हुआ है ना, तो इसको BL से लिख लेते हैं। ये है A कारपेट, एक कप बोर्ड है A, ये कौन सा है B कप बोर्ड। B कप बोर्ड में क्या दिया हुआ है 3 तो रेड कारपेट हैं और 5 क्या हैं ब्लू कारपेट हैं, BL है यानी कि। A कारपेट इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए कप बोर्ड एंड द कारपेट इज चूजन from the selected cupboard such that each carpet in the cupboard is equally likely to be chosen, कि हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, इक्वली लाइकली है, वो एक जैसे हैं, हम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। कपबोर्ड A एंड B कैन बी सिलेक्टेड इन, देखिए ये स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा, ये टेस्ट में भी मेरे को लगता है ऐसी डल गई थी, इसी वजह से आप कंफ्यूज हुए होंगे। 15 नहीं है, ये है 1/5 और ये है 3/5, ये वाई मिस्टेक हो गया। तो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी A को चूज करने की, क्योंकि A कपबोर्ड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 और B कपबोर्ड को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5। ये उसने दे रखी है खुद से, अगर खुद से ना देता तो हम निकालते तो कितनी आती 1/2, क्योंकि 2 कपबोर्ड थे तो दोनों में से एक सेलेक्ट करने की 1/2, लेकिन उसने खुद ने दे रही कितनी PA की कितनी 1/5 और PB कितनी 3/5। गिवन दैट ए कारपेट सेलेक्टेड इन द अबव प्रोसेस इज ब्लू कारपेट। अब ब्लू कारपेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर ब्लू कारपेट, अब देखिए अगर ब्लू कारपेट हमारा A में से आएगा, A कपबोर्ड में से आएगा, A कपबोर्ड और कौन सा ब्लू, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ब्लू कितनी है इसमें 4, टोटल कितने हैं 8। अगर ब्लू कारपेट हमारा किस में से आएगा, B को तो हमने सेलेक्ट कर लिया, B तो कपबोर्ड है, उसमें से कौन सा आना है ब्लू, तो ब्लू कितने हैं 5, टोटल कितने 8। अब ब्लू की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी P ऑफ ब्लू कितना होगा। अगर A कपबोर्ड लेते हैं, A कपबोर्ड में से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि PA इंटू PBL/A, तो कितनी हो जाएगी 1/5 इंटू 4/8 प्लस अगर हम B कपबोर्ड लेते हैं, B कपबोर्ड में से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी तो PB 3/5 इंटू PBL/B 5/8, तो ये हो गया 4/40, ये हो गया 15/40, तो ये हो गया टोटल 19/40। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की, ब्लू सेलेक्ट करने की या ब्लू निकालने की। क्लियर। अब आगे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम कपबोर्ड B। अब उसने पूछा है कि ये जो हमारा ब्लू कारपेट आया है ये B कपबोर्ड में से आया है। क्या पूछा है उसने,
कि हम ब्लू को तो निकाल चुके हैं, लेकिन आया किस में से है, बी कपबोर्ड में से आया है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला आता है बेस थ्योरम का, क्या, इसको उल्टा कर दो, BL/B। अब इसके साथ नीचे कौन है, B, तो साथ में क्या आ जाएगा, PB। इसके नीचे कौन है, BL, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो नीचे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। अब BL/B कितना है, 5/8। PB कितना दिया हुआ है, 3/5। और P ऑफ ब्लू हम निकाल चुके हैं कितना, 19/40। देखिए ये भी 40 बनेगा, 8/5 40, और ये भी 40, 40 से 40 कैंसिल। ऊपर कितना बन गया, 5 × 3 15, और नीचे कितना बन गया, 19। तो ये आ गया 15/19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारी हो जाएगी राइट। तो बेस थ्योरम के भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, अगर आपको एक बार अच्छे से समझ आ गए, क्लियर हो गए तो। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब हम एक टॉपिक करते हैं जो हमारा कल रह गया था। कौन सा टॉपिक है वो, कंट्राडिक्शन और फेवर। कंट्राडिक्शन और फेवर, अगर A एंड B, मान लो दो A एंड B इवेंट हैं, अगर दोनों एक दूसरे को फेवर करेंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जब दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को फेवर करते हैं, अगर फेवर करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी या तो A एंड B दोनों फेवर करेंगे, या फिर A भी नहीं करेगा, B भी नहीं करेगा, लेकिन होंगे एक जैसे। अगर A कर रहा है तो B भी करेगा, A नहीं करेगा तो B भी नहीं करेगा, इसको बोलते हैं फेवर। अगर कंट्राडिक्ट करेंगे तो या तो A करेगा तो B नहीं करेगा। अगर A कह रहा है कि मैं करूँगा तो B बोलेगा मैं नहीं करूँगा। अगर A नहीं कर रहा तो फिर क्या करेगा, B करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन प्रॉपर्टी। अगर फेवर करेंगे या तो दोनों एक जैसे या दोनों डिफरेंट। अगर कंट्राडिक्ट करेंगे तो A करेगा तो B नहीं करेगा, A नहीं करेगा तो B करेगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए A है, वो स्पीक ट्रुथ बोलता है, मतलब 40% केस में, और B है वो स्पीक करता है ट्रुथ 60% केस में। क्लियर। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 40/100। इसकी प्रोबेबिलिटी 60/100, सॉरी 60/100। अब दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेवर कर रहे हैं तो PA PB प्लस, या फिर P0 A करेगा, P0 B। अब PA कितना है, 40/100, और PB कितना है, 60/100 प्लस P0 A 1 - PA, यानी कि 60/100 इंटू में P0 B यानी कि 1 - 60/100 40/100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 24/100। ये आ गई 24/100, और ये इधर से भी कितनी आ गई, 24/100। तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 48/100, यानी कि 0.48 क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, फेवर करने की। अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट। अगर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो क्या, A करेगा तो B नहीं करेगा, प्लस अगर A नहीं करेगा तो B करेगा। A करेगा, A प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी थी, 40/100। B ना करने की वो भी 40/100 थी। देखिए B ना करने की कितनी है, 40/100। अगर प्लस A नहीं करेगा, A नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 60/100, और B करने की प्रोबेबिलिटी 60/100। तो कट कैंसिल, ये आ गया 16/100, और इधर से आ जाएगा हमारा 36/100। तो ये हो गया कितना, 52/100। तो ये आ जाएगी 0.52 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कंट्राडिक्ट करने की। अगर फेवर करते हैं तो 0.48, अगर कंट्राडिक्ट करते हैं तो 0.52। लेकिन
एक कमाल की बात क्या है कि जो दोनों प्रोबेबिलिटियाँ आएंगी ना उसका सम ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। इससे हमें पता चलेगा हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। देखिए 0.52 प्लस 0.48 तो दोनों का कितना बन रहा है, 1। कंट्राडिक्ट प्लस फेवर दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा ऑलवेज। क्लियर हुआ? ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कंट्राडिक्शन और फेवर का। अब एक और छोटा सा है हमारा कंसेप्ट, क्या, ओड इन फेवर। ओड इन फेवर, ओड इन फेवर दिया हो कि जिस भी किसी इवेंट का हमें ओड इन फेवर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2 इवेंट, तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए हमें ए का निकालना है, क्वेश्चन क्या है, वी आर गिवन ओड इन फेवर, odd in favor of A or A ratio B then PA। अब हमें PA निकालना है। odd in favor of A दिया हुआ है कितना, A रेशो B then PA निकालना है। अब A के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, देखिए अब जो A इसमें शो करेगा वो किस में होगा, फेवर में, B अगेंस्ट में। तो टोटल कितना हो गया, A प्लस B। अब निकालना किस में है, विद रिस्पेक्ट टू A में यानी कि PA, तो ऊपर क्या आ जाएगा, फेवर वाला A। अगर यहीं पे हमें निकालना होता किस पे रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता, BA प्लस B। क्लियर? अगर किसी भी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो ऊपर नीचे उन दोनों का टोटल। अगर PA निकालना है तो A बाई A प्लस B, अगर PB निकालना होता तो B डिवाइड बाई में A प्लस B। क्लियर? ये हमारा हो गया PA। सो हमारी क्लास आज यहीं तक थी। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ किए। आई होप आप सबको ये MCQ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि हमारी क्लास कैसी थी। क्लियर? थैंक्स।